चलिए फटाफट तरीके से शुरुआत किया जाए, श्री गणेश किया जाए, है ना। अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है। ध्यान देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया है। इसमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। अब आंसर लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। चलिए सभी का आवाज क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब जो भी डी के साथ गए हैं, याद रखिएगा बच्चे, सही जवाब है प्लास्टिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बच्चे गए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देखेंगे, द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। पूछा गया है यहाँ पे, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 2, 4, 6 या 12। तो याद रखिएगा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। बस क्वेश्चन को देखते चलिए, मुंह चलाते चलिए, आपका याद होते जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ ब्रेबस लैटिक्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो अब आपको याद भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में बस आप लाइव क्लास में आते हैं, डेली वहीं आपको याद हो जाता है। नंबर ऑफ ब्रेबिस लैटिक्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। चलिए बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतरकाशी दोष या एप सेंटर दोष। किस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा शॉर्टकी दोष, है ना। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। जो भी बी के साथ गए हैं, जबरदस्त तरीके से सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरिटी को हम कैसे व्यक्त करते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मोलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है, मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, लीटर पर मोल में या मोल पर केजी में। अब धुआंधार आंसर करेंगे। ये 70 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में तहलका मचा देंगे। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत शानदार, याद रखिएगा मोल पर लीटर में। मोलरता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो मोल पर लीटर में। आई थिंक इसका आंसर सभी का सही होगा, सभी का सही होगा। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, एक बार सभी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, क्योंकि आज से एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं 70, 80, 90% जो भी आपका सपना है, तो एक दिन भी आपको क्लास आज से मिस नहीं करना है, ये कसम खा लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद टेंशन को गोली मार देना है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो, तो घोल को क्या कहा जाएगा। बोला गया है, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो, तो उस घोल को हम क्या कहते हैं। If 18 gram of glucose is present in 1000 gram of solvent, the solution is said to be। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए सही जवाब आ चुका है। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं 0.1 मोलर, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं तहलका मचाए हैं। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे तहलका मचाइए। किसी तनु घोल का अनुष्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है ना। किसी तनु घोल का अनुष्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है।
द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ dilute सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, किसी तनु घोल का आनुषंगिक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? विलय की प्रकृति पे, विलायक की प्रकृति पे, विलय के कणों की संख्या पे, या विलायक के कणों की संख्या पे। 7 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करें। देखो क्या पूछा है बच्चा कि घोल का जो आनुषंगिक गुणधर्म है वो किस पे निर्भर करता है। चलिए 7 का राइट आंसर बताएंगे। याद रखेंगे विलायक की प्रकृति पे निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, विलायक की प्रकृति पे। चलिए अगला सवाल, किसी विलयन के परासरण दाब को किससे व्यक्त किया जाता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। किसी विलयन के परासरण दाब को हम किस संबंध से व्यक्त करते हैं? 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, फटाफट आंसर करेंगे। किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जो भी बी के साथ गए याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बस ध्यान से देखते चलिए, है ना। और एग्जाम में जब क्वेश्चन मैच होगा तो एकदम दिल जो है बाग बाग हो जाएगा, लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है ना। क्लास में तुरंत लगाए थे, आपके सामने जो है दिमाग में घूमने लगता है। जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आता है ना, याद नहीं भी रहता है तो आपको याद आ जाता है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वो क्या कहलाती है? क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, फटाफट तरीके से आंसर करते रहें। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 कॉपर को मुक्त करती है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। पूछा गया है विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल को मुक्त करती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने का समीकरण बताना है। प्रथम नियम को व्यक्त करने का समीकरण क्या होगा? Which one is the correct equation which represent Faraday first law of electrolysis? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को कौन सा समीकरण सही करता है? प्रथम नियम को कौन सा समीकरण जो है सही करता है? बच्चे एकदम फटाफट आंसर करते रहे। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है। याद रखिएगा m बराबर जो होता है वो ZCT होता है ना। चलिए बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही आ गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ क्या परिवर्तन होता है? अगर विलयन की सांद्रता को घटा दिया जाए तो क्या होगा? Which of the following change takes place when the concentration of solution is decreased? क्या चालकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, परिवर्तन नहीं होगा या बहुत अधिक घट जाएगा? चलिए ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, चालकता जो है बढ़ जाएगी, है ना। कंडक्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, चालकता जो है बढ़ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, कौन प्राथमिक सेल नहीं है? ध्यान से देखिएगा पूछा क्या गया है, कौन प्राथमिक सेल नहीं है ये पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? Which of the following is not a primary cell? 4 ऑप्शन है बच्चा और आपको बताना है कौन प्राइमरी सेल नहीं है। लेक्लांचे सेल, कैल्विनी सेल, मरकरी सेल या लीड संचायक सेल। एकदम धुआंधार आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक एक बच्चा एकदम जोश में आंसर करेगा। बिल्कुल सही जवाब है लीड संचायक सेल, है ना। लीड संचायक सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, कौन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? अभिक्रिया की दर को कौन सा कारक है? Which of the following factor affect the rate of reaction?
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, सांद्रण या इनमें सभी? चलिए इंग्लिश वाले नीचे देख लेंगे बच्चे, क्या अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या इनमें सभी? चलिए आंसर लगाइएगा। कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 30। याद रखिएगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या कंसंट्रेशन हो, सभी प्रभावित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछा गया है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 14 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर पर सेकेंड, पर समय, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर करेंगे। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? 14 नंबर में तहलका मचा के आंसर करें बच्चे, एकदम गर्दा आंसर आना चाहिए सभी का, फटाफट तरीके से आंसर करते रहो। चलिए क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है हमारे पास। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है मोल लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? चलिए अब आंसर लगाएंगे बच्चे। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूरा होती है 32 मिनट में तो 50% पूरा होने में कितना समय लगाएगी? चलिए देखिए आंसर आने लगे सभी बच्चे का, बहुत जबरदस्त। 15 का आंसर आ चुका है। सी के साथ जाएंगे, है ना, 16 मिनट। क्या बात है, ऐसे ही डेली क्लास में आइएगा, बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी जो है ना अपने आप सुधरने लगेगी। भले ही आपका सिलेबस पूरा हो, नहीं पूरा हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, तब भी आप डेली आइएगा, आपका और सब्जेक्ट क्लास इस चैनल पे चलेगी, ठीक है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, ठीक है, ये दिया गया अभिक्रिया का वेग, ठीक है, तो बोला है इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर यानी कोटि क्या होगी ये पूछा गया है, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में देखने की जरूरत भी नहीं है, कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। चलिए ऑर्डर पूछा गया, ये इक्वेशन दिया गया है आपसे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ऑर्डर क्या होगा बच्चा? ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। भौतिक अधिशोषण पूछा क्या गया है? भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? द हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन फॉर फिजिकल एब्सॉर्प्शन इज। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा, ऑप्शन ए 20 to 40 किलो जूल पर मोल, बी 40 to 400 किलो जूल पर मोल, सी या डी? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, 17 का भी आंसर आ चुका है हमारे पास। 20 से 40 जो भी किए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। जो पदार्थ पूछा क्या गया है? जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देती है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ, ध्यान से देखेंगे, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देती है वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य, वैद्युत अनघट्य, सी या डी? 18 नंबर में अब रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए याद रखिएगा, उसे कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक, है ना, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में पूछा गया है, जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। जल में कोलाइडिक विलयन का निर्माण कौन करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च या बेरियम नाइट्रेट? आंसर लगाएंगे फटाफट। जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है? चलिए याद रखिएगा, स्टार्च। जो भी सी के साथ गए हैं बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी का आंसर करीब कभी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? इमल्सिफायर पूछा गया है। इमल्सिफायर कौन है? सोप, ऑयल, सोडियम क्लोराइड या वाटर, साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड या जल। निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? अब आंसर लगाना है। जय श्री राम सर जी, चलिए जय श्री राम, आंसर लगाइए, आंसर लगाइए। निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? 20 साबुन के साथ जाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ। जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? अब क्या पूछा गया है? कैलामाइन इज एन ओर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे। एल्यूमिनियम, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, है ना? 21 का आंसर लगाइएगा। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? 21। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा। जो भी बच्चे डी के साथ गए हैं, जिंक बिल्कुल sही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? Which of the following metal is purified by Mond process? एक बच्चा जुड़ा है, नाम रखा है किस्मी, आंसर सही कर रहा है लेकिन। चलिए, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल, जर्कोनियम, तांबा या जिंक। चलिए 22 का सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। धातु मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। सही जवाब है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? थर्माइट विधि में अवकारक कौन है? थर्माइट विधि में अवकारक कौन है? Which of the following is a reducing agent in thermite process? 23 का आंसर बताएं बच्चे। थर्माइट विधि में कौन अवकारक है? ए, बी, सी या डी? कार्बन, जिंक, सोडियम या एल्यूमिनियम? 23 का आंसर याद रखिएगा। थर्माइट विधि में जो अवकारक है बच्चा, वो एल्यूमिनियम है। और जो ही बच्चे डी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला सवाल। लोहा धातु के निष्कर्षण में, लोहा धातु के निष्कर्षण में ध्यान से देखिएगा, कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? Which of the following is obtained as slag during the extraction of iron? एकदम ध्यान से आंसर करना है बच्चे। बहुत लोग इसमें गलत आंसर कर देते हैं, लोहा देखकर फ्रेश के साथ चले जाते हैं और वहां पे गलती कर बैठते हैं। Which of the following is obtained as slag during the extraction of iron? चलिए आंसर करेंगे फटाफट तरीके से बच्चे। अब देखिए, बहुत बच्चे जो है इसमें बी के साथ जाएंगे, लेकिन बच्चे बी प्राप्त नहीं होता है। धातु मल के रूप में आपको कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। स्लैग के रूप में क्या पूछ रहा है? स्लैग, स्लैग के रूप में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? कौन सी गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है? द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है बच्चे? आप धुआंधार आंसर करेंगे। किस गैस का क्वथनांक सबसे कम होता है? चलिए रगड़ के आंसर करते रहे बच्चे। किस गैस का क्वथनांक जो है सबसे कम होता है? 25। बहुत अच्छे, जबरदस्त। याद रखिएगा हीलियम, एक एक बच्चा का सही जवाब। हीलियम हीलियम हीलियम, क्या बात है, धुआंधार आंसर किए। हीलियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी का आंसर सही है, जो भी हीलियम के साथ गए हैं धुआंधार आंसर किए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? अब देखिए क्या पूछा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? Which of the following doesn't form hydrogen bond? बहुत जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? NH3, H2O, HCl या HF? 26 में धुआंधार आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26।
हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसको याद रखिएगा, फोन जिसमें F लगा हो, जिसमें O लगा हो और जिसमें N लगा हो, वो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए F किसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये बनाएगा, ये भी बनाएगा H2O, N लगा हुआ है ये भी बनाएगा, लेकिन HCl में ना F है ना O है ना N है, तो सही जवाब होगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, HCl नहीं बनाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? क्या है ये? आइसोबैरिक, आइसोमर, एलोट्रॉप्स या आइसोटॉप्स, संभारिक, समावयवी, अपरूप या समस्थानिक? चलिए अब आंसर करेंगे, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, HCl के साथ पिछला क्वेश्चन में गए हैं आप लोग, सही है। अब बताइएगा ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? संभारिक, समावयवी, अपरूप या समस्थानिक? बहुत अच्छे दोस्तों, याद रखिएगा ऑक्सीजन और ओजोन आपस में क्या है? एलोट्रॉप्स है ना, सी के साथ जाएंगे, एलोट्रॉप्स बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है। चलिए अगला सवाल, इसी तरह से आंसर लगाते रहिए। इनमें से कौन डाइबेसिक एसिड है? द्विभाषमिक अम्ल कौन है? द्विभाषमिक अम्ल कौन है? अब रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे। चलिए आंसर लगाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड? कौन द्विभाषमिक एसिड है? H3PO3, H3PO2, HPO2 या NH3? 28 में धुआंधार आंसर कीजिए, 28 में कौन द्विभाषमिक एसिड है? अब रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, क्या बात है, शाहिद खान का सबसे पहला आंसर आया है और बिल्कुल सही जवाब है H3PO3, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है। क्या बात है, लाजवाब आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 29, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में कहां पाया जाता है? जो संक्रमण तत्व होते हैं बच्चे, जिसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में? चलिए आंसर लगाएंगे, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए बहुत अच्छी खुशबू, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इसी तरीके से आंसर करते रहे, एकदम धुआंधार आंसर करते रहना है आप सभी को। याद रखिएगा, गुलफ्शा राइट्स, गुड इवनिंग। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी की कहां पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है डी ब्लॉक में पाया जाता है। क्या बात है, डी ब्लॉक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, डी ब्लॉक। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? अब रगड़ के आंसर करें बच्चे, संक्रमण तत्व का युग्म कौन है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 30 में धुआंधार आंसर करेंगे, कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बहुत अच्छे, 30 का धुआंधार आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, कॉपर एंड फेरस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमियम जिसका दिया गया है 24, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 24 है, 31। चलिए आंसर आना शुरू भी हो गया, क्या बात है। विशाल, मैथ का क्लास भी होगा बच्चा, देखो सब क्लास होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी क्लास होगा। ठीक है, कल से क्लासेस और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, और सब्जेक्ट के लिए आप धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए 31 का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आर ग्रेजुअली फील्ड इन 4f ऑर्बिट? 4f ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण तत्व या मुद्रा धातु?
चलिए अब रगड़ क्या से करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। चलिए बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए, 9th एंड 9 के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से धोती फाड़ रुमाल बना दिए है ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या होगा, एपी का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है इसमें। एपी का ऑक्सीकरण संख्या, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एपी, एपी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जी हाँ, बायो का भी क्लास होगा, गुलबशक बायो का भी क्लास होगा, बहुत जल्द सभी क्लासेस शुरू होगी। आप लोग जो है डेली क्लास में अगर आप आएंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, है ना। बस आपको डेली अभिषेक ट्यूटोरियल पे आप क्लास कर रहे हैं, डेली आपको शाम के 7 बजे अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आना है, और डेली क्लास में आप आएंगे तो जो भी आएगी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी ना आपको मिलती रहेगी। चलिए 33 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 होता है, याद रखिएगा 3 होता है बच्चे, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन कितना है। प्रसंकरण पूछा गया है बच्चा, प्रसंकरण, और इस पे बहुत क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता भी है। ठीक है, प्रसंकरण पूछा गया है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर लगाएंगे बच्चे। जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं, जितना बच्चा अधिक से अधिक जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्लासेज क्या सुबह से लेकर रात तक क्लासेज चलेगी, एक एक दिन में 5 क्लास चलेगी। अभी तो एक क्लास चल रहा है ना, एक एक दिन में 5 लाइव क्लास 5 सब्जेक्ट की आपको मिलेगी सुबह से शाम तक में। ठीक है, आप लोग तंग आ जाएंगे, बस आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक है, जैसे ही 100 बच्चे यहाँ पे पूरे होंगे और सब्जेक्ट क्लासेज जो है एक ही दिन में आपको मिलने लगेगी, एक दिन में 5 सब्जेक्ट क्लास आपको मिलने लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए बिल्कुल 34 का सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या पूछा है आपसे। विटामिन B12 में कौन रहता है? विटामिन B12 में क्या रहता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या निकेल। अब आंसर लगाना है बच्चे, विटामिन B12 में क्या रहता है? ठीक है, विटामिन B12 में क्या मौजूद रहता है? Which of the following is present in vitamin B12? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन या निकेल। अब आंसर लगाएंगे 35 में बच्चे धुआंधार तरीके से। देखो विटामिन B12 में याद रखिएगा कोबाल्ट होता है ना। सही जवाब आ चुका है बच्चे, कोबाल्ट बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट। अगला सवाल देखेंगे, मैग्नीशियम नहीं कोबाल्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किस जटिल आयन की ज्यामिति जो है चतुष्फलकीय नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा गया है। द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल। किसका टेट्राहेड्रल नहीं है बच्चा, ये पूछा गया है, किसका टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आंसर करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। डेली बस क्लास में आप आते रहे, बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 36 का सही जवाब यहाँ पे देखने को मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम रगड़ के आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे 37। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स। देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एथिलीन। 37 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर करते रहे एकदम। चलिए बहुत अच्छे, देखिए सही बच्चे का आंसर आ रहा है, आंसर एकदम करते रहे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 37 का हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बच्चा ब्यूटेन प्राप्त होता है, एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में हम करते हैं? किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या मीथेन। किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन, निश्चेतक। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोच रहे हो इंग्लिश कहाँ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के रूप में किसका यूज होता है? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या मीथेन। आंसर लगाएंगे 38 में धुआंधार तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। चलिए बिल्कुल सही जवाब है क्लोरोफॉर्म के रूप में, है ना, क्लोरोफॉर्म। बोला जाता है कि साइंस वाला बच्चा से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्यों? अब बताओ, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, उससे आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा दोस्ती कर लेगा, है ना। अब मान लो कि पापा दे दिए उसको एप्पल का मोबाइल दे दिए, खूब पैसा उसके पास, राते राते क्या किया, क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा दिया, जा सुतले रह जाएगा, सुतले रह जाएगा, सारा पैसा गायब। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्लोरल का अणुसूत्र क्या है? क्लोरल का अणुसूत्र, Which of the following is molecular formula of chloral? 39 का आंसर लगाएंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 का सही जवाब क्या होगा? क्लोरल का अणुसूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरल का अणुसूत्र ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछा है। बोल रहा है CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक देता है? Which compound is formed when CH3OH react with CH3MgX? चलिए अब आंसर करेंगे। धनराज यादव, क्लास डेली ही चल रही है, एक दिन बीच में हम एब्सेंट हो गए थे, बाकी आपकी क्लास डेली ही चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब मीथेन, 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 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, द जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। चलिए सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन। साहिद पूछ रहे हैं सर क्लास टाइम क्या है? क्लास टाइम डेली शाम के 7 बजे है बच्चा, शाम के 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है। आपको, आप लोग चैनल का नाम भूल जाते हैं ना, सबसे पहले आपको चैनल का नाम याद रखना है। बस इतना जानते हैं कि आप लोग यूट्यूब पे देखे थे, कौन से चैनल पे देखे थे यही आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे गूगल यूट्यूब पे आके अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कर लेना है। ठीक है, लाइव में आपको मिल जाएंगे। चलिए 41 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी जगह लिंक भेज देता हूं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एथेनॉल का समव्ययी कौन है? एथेनॉल का समव्ययी, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल, मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर, एसीटोन या डाइइथाइल ईथर। एथेनॉल का समव्ययी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर लगाएंगे। एथेनॉल का समव्ययी कौन है इसमें? एथेनॉल का समव्ययी, क्वेश्चन नंबर 42 डाइमिथाइल ईथर। याद रखना है बच्चा, डाइमिथाइल ईथर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, लूकास अभिकर्मक कौन है? Which of the following is the लूकास, है ना, लूकास अभिकर्मक पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में। लूकास अभिकर्मक कौन है? आंसर लगाएंगे 43 का। चलिए 43 का बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से ये है 43, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। ऐसे तो आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में 75% अल्कोहल, 95.5% अल्कोहल, 56% अल्कोहल या 100% अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट अल्कोहल रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट अल्कोहल रहता है? देखो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ना पूरा अल्कोहल होता है, अगर गिर गया तो समझो धुआं धुआं हो गया,
सही जवाब क्या है? 44 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र पूछा गया है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 45 में अगर क्या आंसर करेंगे बच्चे? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा गया है। अब आंसर करते रहे फटाफट। 45 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र सही बच्चे को पता होना चाहिए। आंसर लगाएंगे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज, बहुत अच्छे, CnH2NO है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन प्राप्त होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एसीटोन, ईथर, एस्टल्डिहाइड या एथिलीन। 46 में धुआंधार आंसर करेंगे बच्चे, एकदम रगड़ के आंसर करें। पूछा गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन प्राप्त होता है? एसीटोन, ईथर, एस्टल्डिहाइड या एथिलीन। 46 नंबर क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त, याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है, तो सही जवाब है एसीटोन प्राप्त होता है। जो भी एक के साथ गए हैं धुआंधार आंसर कर दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड या एथेनॉल। कैल्शियम एसीटेट और, है ना, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया बच्चा कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को जब हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा? चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है, एसिटिक एसिड, है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। चलिए बहुत जबरदस्त। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, अलग तरह का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। C6H5MgBr में क्रियाशीलता का सही क्रम पूछा गया है। ठीक है, 1 2 3 दिया गया है। पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का कौन सा करेक्ट है? ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। अब याद रखिएगा यहां पे सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? सेकेंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो 48 का सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है? किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, पिक्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड। आंसर लगाएंगे। Which of the following compound doesn't contain a carboxylic group? 49 number question. Which of the following compound doesn't contain a carboxylic group? Methanoic acid, ethanoic acid, picric acid या benzoic acid। 49 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने लगा है, बिल्कुल सही जवाब है। पिक्रिक एसिड के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऐसे ही याद करते चलिए। अगला सवाल, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसका क्रियाशील समअवयवी है? Which of the following is functional isomer of monocarboxylic acid? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसका क्रियाशील समअवयवी है? चलिए आंसर लगाएंगे। एस्टर, अल्कोहल, ईथर या एल्डिहाइड। अब आंसर करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 का। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसका क्रियाशील समअवयवी होता है? 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा एस्टर का होता है ना, एस्टर का होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया के द्वारा
फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद पैदा किया जाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद पैदा किया जाता है? अब आंसर लगाएंगे बच्चे। चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। क्या पूछा गया है? किस अभिकरण के द्वारा? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टेंस? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। सही जवाब है NaHCO3। ठीक है, चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? अब ये आंसर लगाना है बच्चे आपको। Which of the following compound is obtained when formic acid is heated with H2SO4? चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 52 का। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पे क्या है? अगला सवाल प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक पूछा गया है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। 53 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। अब देखो बहुत इजी सवाल है ये। प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चा? NH2 होगा। जो भी बी के साथ गए धुआंधार से किए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है बच्चा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो पूछा गया यहाँ पे, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर, जब एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से कराई जाएगी तो क्या बनेगा? एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से कराई जाएगी तो क्या बनेगा? अब आंसर लगाएंगे। चलिए 54 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे C2H5OH। याद रखिएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला सवाल, एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NOH के साथ कराने पर क्या बनता है? एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NOH के साथ कराने पर क्या बनेगा? एसीटोन, मिथाइल एमीन, एस्टल्डिहाइड या अमोनिया? 55 में आंसर करेंगे बच्चे। एसीटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NOH के साथ कराने पर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 55। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे मिथाइल एमीन प्राप्त होता है। जो भी बी के साथ गए हैं ना गर्दा उड़ा दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 56, किसमें एल्काइलेशन संभव है? किसमें एल्काइलेशन संभव है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलेशन इज पॉसिबल? 56 का आंसर करेंगे। किसमें एल्काइलेशन जो है वो पॉसिबल है बच्चा? अब आंसर करते रहे रगड़ के। एल्काइलेशन किसमें पॉसिबल होता है? एल्काइलेशन 56 याद रखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में होता है ना? क्या याद रखना है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? 57, सर्वाधिक शर्करा मीठा कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? सर्वाधिक मीठा शर्करा पूछा गया है आपसे। सुक्रोस, फ्रक्टोस, माल्टोस या लैक्टोस? सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन होता है? चलिए याद रखिएगा जो भी बी के साथ गए फ्रुक्टोस बिल्कुल सही जवाब है। 57 का राइट आंसर फ्रुक्टोस जो होता है सर्वाधिक स्वीटेस्ट शुगर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है? कौन सा विटामिन जो है वो एस्टेरॉइड से संबंधित होता है? 58 नंबर क्वेश्चन, एस्टेरॉइड से संबंधित कौन सा विटामिन होता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट बच्चे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एस्टेरॉइड विटामिन। चलिए आंसर करेंगे फटाफट बच्चे। कौन सा विटामिन जो है वो एस्टेरॉइड से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, बी या डी। याद रखिएगा विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन डी जो होता है वो एस्टेरॉइड से संबंधित होता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कौन साधारणतः शरीर नहीं बनाता है? हमारा शरीर क्या नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या हार्मोन। 59 में पूछा गया बच्चा, साधारणतः हमारा शरीर जो है वो क्या नहीं बनाता है? साधारणतः हमारा शरीर जो है वो क्या नहीं बनाता है? आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए बिल्कुल सही जवाब, एक एक बच्चा का सही जवाब आता हुआ 59 में। याद रखेंगे विटामिन हमारा शरीर नहीं बनाता है, बी हार्मोन बनाता है लेकिन विटामिन नहीं बनाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल 60। डीएनए और आरएनए समान भस्म है। डीएनए द कॉमन बेस इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में समान भस्म कौन कौन है? डीएनए और आरएनए में समान भस्म पूछा जा रहा है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, बी, सी या डी। 60 का सही जवाब क्या होगा? चलिए याद रखिएगा बच्चे, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डीएनए और आरएनए में ये तीनों समान होता है, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पीबीसी का एकलक कौन है? Which of the following is a monomer of PBC? पीबीसी का एकलक पूछा गया है कि पीबीसी का एकलक कौन क्या होता है? इसमें पीबीसी का एकलक मोनोमर ऑफ पीबीसी 61। याद रखिएगा 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीबीसी का एकलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, रबर का सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? है ना, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर इज कॉल्ड। बहुत इजी सवाल, इसका आंसर लगाएंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर इज कॉल्ड। याद रखेंगे उसे हम क्या कहते हैं? गंधकीकरण कहते हैं, है ना, गंधकीकरण ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वोल्केनाइजेशन ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर? इनमें से एडिशन पॉलीमर कौन है? एडिशन पॉलीमर इनमें से कौन है बच्चा? आप आंसर करेंगे, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 6 इज द राइट आंसर, नाइलॉन 6 याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बूना एस किसका बहुलक है? बूना एस किसका बहुलक है? बूना एस किसका बहुलक है? एकदम ध्यान से आंसर करेंगे, बूना एस किसका बहुलक है? चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग कर रहे हैं। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है, कुछ का थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। सही जवाब याद रखिएगा ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन का। ठीक है, ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछा है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पूछा गया है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पूछा गया, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है ए, बी, सी या डी।
डी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है, इनमें सभी आर्टिफिशियल। चलिए अगला सवाल, बेरियम का उपयोग किसके रूप में हम करते हैं? बेरियम का उपयोग, बेरियम इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, बेरियम का उपयोग हम किस रूप में करते हैं बच्चे? अब आंसर लगाएंगे, बेरियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एंटीबायोटिक में, एनाल्जेसिक में, बेहोशी की दवा के लिए या उपमाशक के लिए? 66। तो याद रखेंगे बेरियम का उपयोग जो है हम ट्रैंक्विलाइजर के रूप में करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए आप सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? प्रिंस सिंह बोल रहे हैं सर मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, क्वेश्चन कैसे करें? बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े हैं, डेली क्लास में आइए, 10 दिन क्लास कीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेगा और धीरे धीरे जब 1 महीना हो जाएगा तो आप आंसर करने लगेंगे। ठीक है, बस क्लास में बने रहिए, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर को टिक कीजिए, भले ही आपको याद ना हो बस देखिए, देखने से आपको याद हो जाएगा। लेकिन 100% क्लास में रहिए, पूरी क्लास कीजिए, वही एक रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रासायनिक रूप में एस्पिरिन क्या है? मेथिल बेंजोएट, बी, सी या डी? 67 का आंसर लगाएंगे। रासायनिक रूप में एस्पिरिन क्या है? 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला सवाल, किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? किसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं? फिनॉल, बेंजीडिहाइड, बेंजीनामीन या ऑप्शन नंबर डी? अब आंसर करेंगे 68। Which of the following is used as antiseptic? किसका यूज जो है एंटीसेप्टिक के रूप में हम करते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 68 नंबर क्वेश्चन में आंसर करेंगे किसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। चलिए बहुत अच्छे, फिनॉल, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, अब इसे बताना है निम्नलिखित में से किसमें ये ग्रुप जो है वो पाया जाता है? किसका ग्रुप है? किसका ग्रुप है? ईथर, अल्कोहल, कीटोन या एमीन? किसका ग्रुप है? आप फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। चलिए कीटोन, बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे 70। कौन टर्शियरी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल कौन है? चलिए टर्शियरी अल्कोहल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी अल्कोहल? चलिए आंसर लगाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल कौन है? सर केमिस्ट्री में फेल कर गए हैं, पढ़ोगे नहीं तो फेल नहीं करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है? डेली क्लास में आओगे तब ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा फेल करता है उसके लिए कोई भी टीचर जिम्मेवार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप कैसे भी टीचर से पढ़े तो कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं। अगर आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं तो आपसे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, वही गधा टीचर को ब्लेम करेगा। अब पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो ये आपकी कमी है, ना कि आपके टीचर की कमी है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन किए हैं। 70 आउट ऑफ 70, 100 में अगर आप 30 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आपने नहीं पढ़ा है, टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया। कमी है कि पासिंग नंबर कितना होता है 100 में 30 नंबर लाने पर, प्रैक्टिकल वाला में 33 नंबर। अगर आपको 33 नंबर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप में कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 70 क्वेश्चन किए हैं और आप लोग डेली क्लास में आइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चे कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 70 में, या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं जरूर से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपका क्विज शुरू होने जा रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर से जुड़िएगा बहुत जल्द। और बाकी जो क्लास है जो ऑल क्लास है, ऐसे कल शाम के 7 बजे मिलेंगे हम लोग, और जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, जो भी कमेंट आएगा,
ठीक है, जो भी आप लोग का कमेंट आएगा उस अनुसार जो है उनका नाम जो है कल की क्लास में आपका दिखाया जाएगा। ठीक है, कि हाईएस्ट स्कोरर आज की क्लास के कौन थे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, मिलते हैं कल के शाम की 7 बजे क्लास में। और एक जरूरी बात कि और भी बाकी क्लासें जो है समझ लीजिए, जैसे ही आप लोग की संख्या यहाँ पे बढ़ने लगेगी तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइमिंग जो है ना वो शाम के 7 बजे फिक्स कर दिया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश का जो टाइमिंग है ना वो हम रात के 8:45 में फिक्स कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बायो और मैथ का टाइमिंग है इसके लिए आपको शाम में हम टाइम दे देंगे। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट क्लासेस शुरू हो जाएगी, बस आप लोग डेली आइए, धीरे धीरे 3 से 4 दिन में सभी आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, शेड्यूल। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।